अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और लाहौर में इस वक्त मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों पर पानी जमा है, बहुत से लोग अपने कामों की जानिब रवां दवा हैं, तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि हर तरफ पानी है। बारिश ने जलथल कर दिया है और मौसम इस वक्त काफ़ी बेहतर हो चुका है, लेकिन फिर भी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आज का दिन तारीखी अहमियत का हामिल है। 5 जुलाई 1977 को आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटकर आइन की बालादस्ती पर शब खून मारते हुए मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज किया। और इसी मुनासबत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल की तरह इस बार भी 5 जुलाई को यौम स्याह के तौर पर मना रही है। 1977 के आम इंतखाबात की बात है जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने 200 में से 150 नशिस्तें जीती। नेशनल अलायंस सिर्फ 36 नशिस्तों पर कामयाब हुई और धांधली का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने नताइज मानने से इनकार कर दिया था और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी गई थी। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प भी हुई जिसमें कई अफराद मारे गए, कई रहनुमा भी गिरफ्तार कर लिए गए। और ऐसे में PNA के लीडर असगर खान ने आर्मी चीफ को मुदाखलत का ख़त लिखा। पीपल्स पार्टी ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए सियासी जमातों से जून 1977 में मुज़ाकरात शुरू किए। भुट्टो ने मुज़ाकरात में PNA के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। 5 जुलाई 1977 फौज ने ऑपरेशन फेयर प्ले किया जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के तैनात करदा आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो ही की हुकूमत का तख्ता उलटकर असम्बलियाँ तहलील कर दी। आइन मुअत्तल कर दिया गया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और वज़रा को कैद कर लिया गया। भुट्टो पर सियासी मुखालफिन के कत्ल का इल्ज़ाम लगा, मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। दोस्त ममालिक की जानिब से कोशिशें भी की गई, लेकिन इसके बावजूद 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। इस सज़ा को अदालती कत्ल कहा गया। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो की सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर किया, ताहम ताहाल इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी हर साल 5 जुलाई को यौम स्याह के तौर पर मनाती है और आइन की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का करती है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। जजेस की तनख्वाहें बढ़ गई, एक और वजीर आला नाहल। डॉलर कमजोर, रुपया तगड़ा। हाफिज नईमुर रहमान बेफर गए। बदतरीन लोड शेडिंग क्यों हो रही है, पता चल गया। और खूबसूरत आवाज़ के मालिक अम्मार बेग भी होंगे न्यू पाकिस्तान का हिस्सा। और सबसे पहले हम बात करेंगे कामकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर 2023 जारी कर दिया गया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,000 रुपये माहाना होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,000 रुपये माहाना होगी। इस हवाले से वजारत कानून और इंसाफ का वजाहत करते हुए कहना है कि जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया है। तो यहाँ आपको ये बताते चलें कि चंद हफ्ते कबल पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स के इजलास में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तनख्वाह वसूल करने में पाकिस्तान में पहले नंबर पर हैं। आगे बढ़ें तो गिलगित की अदालत ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दे दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल समात करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला करे, लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन PTI की उबूरी जमानत की इस्तदा भी मुलतवी है। और अब आज एंटी करप्शन ने लैया राजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI को तलब कर रखा है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक लैया राजी स्कैंडल में चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई को भी तलब किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना ने मैं ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या समझ रहे हैं, क्या नया कवानीन में जो तरामीम इस वक्त की गई हैं वो सिर्फ एक गिरफ्तारी के लिए की गई है? बहुत शुक्रिया। मैं आपने जो इब्तिदा में आज के दिन के हवाले से बात की 5 जुलाई के लिए, एक छोटी सी बात बता के फिर मैं तनख्वाहों पे आ जाऊंगा। जब जनरल ज़ियाउल हक ने तख्ता उलट दिया और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दुनिया भर में ताल्लुकात मौजूद थे और उस वक्त सऊदी अरब के शाह थे शाह खालिद, उनकी तरफ से मैसेज आया कि आप इनको छोड़ दें। तो आपको पता है जनरल ज़ियाउल हक ने एक फाइल, उससे पहले बल्कि ये कहूँगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत बड़े बड़े नोट्स लिखा करते थे फाइलों पे, सरकारी फाइलों पे,
और उनको आदत थी कि वो पूरे बखिए उधेड़ दिया करते थे उन्होंने। और आपको हमें सबको पता है कि बड़े शौक से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। और उस वक्त सऊदी अरब से बड़ी तवक्कुआत थी। उनका लाहौर में एक बहुत शानदार इस्तकबाल शाह खालिद का किया गया था कि वो आए, और जाहिर है कि ये थी कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए ताउन करेंगे। लेकिन जब दौरा खत्म हुआ और एंड पे कैलकुलेशन में ये हुआ कि खर्च ज्यादा हुआ है और मिला कम है, तो उन्होंने गुस्से में जो कुछ वो लिख सकते थे शाह खालिद के बारे में उन्होंने वो लिखा, और जनरल ज़ियाउल हक ने वही कुछ उनको भिजवा दिया। और वो फिर रहम की अपील काम ना आई कि जनाब आपके बारे में इनके ये ख्यालात थे। था तो वो पाकिस्तान के काज पे ना, ज़ात तो उसके लिए भी नहीं थी भुट्टो की जी। अब आगे आ जाए आज के दिन पे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें बढ़ी हैं। देखें, ये आपने भी लफ्ज बोला, बुनियादी तनख्वाह 12 लाख कुछ रुपए कर दी गई, 11 लाख 90 हजार कुछ कर दी गई। इसके ऊपर हैं जुडिशल अलाउंसेस और बाकी वो जो सुप्रीम कोर्ट खुद बढ़ा लेती है। बेसिक के अलावा तो वैसे भी अलाउंस होते हैं कुछ सब चीजें। तो वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आपने हवाला दिया, उस वक्त वो 16-18 लाख थी। तो अब उसके बाद मजीद अलाउंसेस भी बढ़ेंगे इसकी निस्बत से, जो 20% तनख्वाह में इजाफा हुआ है। जाहिर है कि जजेस को जो तनख्वाहें दी जाती हैं वो इसलिए नहीं होती नॉर्मल दुनिया में कि उन्होंने चूंकि इंसाफ फराम करना होता है, और उनको माशी फिक्र से आजाद करने के लिए तमाम दुनिया में इस तरह किया जाता है कि उन्हें अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं ताकि वो सोचे नहीं। और जब जज भर्ती कर लिया जाता है तो ये जिम्मेदारी स्टेट की हो जाती है कि उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, ताकि वो इंसाफ आसानी फराम करें। लेकिन इंसाफ के ऊपर अभी आप चूंकि आज स्टार्ट ही भुट्टो से हुआ है, तो वो भुट्टो का रेफरेंस चले, वो तो सजा देने वाले नसीम हसन शाह मान गए कि उन्होंने अपनी नौकरी प्यारी थी। लेकिन क्या जो 12 साल से रेफरेंस भुट्टो का इन सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, इनको आज क्या मसला है कि ये रिव्यू ना करें? सजा देने वाला मान के चला गया, और वो भी वो जो एक बाद में आने वाले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के ससुर थे। उन्होंने भी ना सोचा कि मेरे ससुर ने गलत किया है तो मैं ही ठीक कर जाऊं इस मामले को। हालांकि वो क्रिमिनल जो केसेस थे उनके वो एक्सपर्ट समझे जाते थे, और उन्होंने अपने दौर में अगर कुछ किया या नहीं किया, बहुत कुछ मुतनाज़ा किया। और उन्होंने जाते हुए लोगों से बात की थी कि मुझे तो ऐवान सदर दिखाया गया था जब उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का केस उठाया था। तो हर बंदा अपनी जात और उसके अंदर गुम हो जाता है और इंसाफ का नाम लेता है। लेकिन आमिर साहब, ये जो फैसला भी हुकूमत की जानिब से सामने आया है, इस पे देख रहे हैं हम जो हुकूमती हिमायती हैं वो ही काफी तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं कि क्या जरूरत थी तनख्वाहें बढ़ाने की। देखिए, मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि वो सवालात इसलिए आ रहे हैं कि इंसाफ की फराहमी एक जज बरादर कहते हैं चीफ जस्टिस के, न सिर्फ होनी चाहिए बल्कि इंसाफ दिखाई भी देना चाहिए। कल भी जो रात को फैसला 22 जून की समाअत का जारी हुआ है, उसमें भी कहा गया कि अब क्लाइंट चीफ जस्टिस से मिलेंगे और फिर केस फिक्स हुआ करेगा। क्या जो 54,000 केसेस मौजूद हैं, क्या वो सारे यहीं आया करेंगे कि मेरा केस लगा दें, मेरा लगा दें? ये ब्रदर जजेस कह रहे हैं, जिसकी बुनियाद पे आप और हम बातें करते हैं कि वहां मीटिंग नहीं होती, वो आपस में नहीं बैठ के बात करते, तो फिर उंगलियां उठती हैं। वरना बुनियादी क्वेश्चन यही है कि ये तनख्वाहें कुछ भी नहीं है जो एक वकील करोड़ों रुपए फीस भी ले लेता है, इनके पाए का कोई वैल्यू नहीं रखती। लेकिन वैल्यू ये रखती है कि आप आजाद हो जाए माशी फिक्र से, स्टेट संभालेगी। तो जब स्टेट संभालने की बात करती है तो आम आदमी की बात होती है इंसाफ के लिए। आप छोड़ दें 15, 20, 50, 100 जो आम बड़े केसेस हैं। मुझे बताएं 54,000 केसेस 50 से 54 क्यों हुए? वो 50 से 20 क्यों नहीं रह गए? जब वो कहते हैं आइन हम पे दस्तक दे रहा है, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन ये फिर दस्तक हर आदमी देता है। इंसाफ की जो तराजू बाहर टंगी हुई है वो हर आदमी के लिए होनी चाहिए। वहां सिर्फ जो बड़े लोग हैं, चाहे वो हुकूमत के हों या अपोजिशन हो, उनके केसेस के लिए नहीं होनी चाहिए। ये अदालतें छुट्टियां ना करें। अंग्रेज चला जाता था वहां पे इंग्लिस्तान में, इसलिए वो छुट्टियां करता था। यहाँ ये बैठे अपने देश में, इनको तो अदालतें, इनकी सहूलत इतनी है कि मतलब मैं क्या कहूं कि अगर किसी का कोई निजी भी फंक्शन हो तो अदालतें वहां ले जाते हैं। स्टेट इसलिए अलाउ करती है कि चले लोगों का वो तो चल रहा है ना कि अदालतें आपने वहां रख ली उस शहर में जहां किसी और जज का फंक्शन था, तो सारे वहां पहुंच गए ब्रदर जजेस, और अदालत तो चलती रही, वीडियो लिंक्स की सहूलतें आ गई, सब कुछ हो गई। तो कायम मकाम सदर ने ये सदारती ऑर्डर जारी किया, ऑर्डिनेंस नहीं किया, और ये लॉ मिनिस्ट्री ने थ्रू प्राइम मिनिस्टर भेजी, और ईद के दिन कोयटा में सादिक संजरानी साहब ने साइन की। मैंने ये लफ्ज इसलिए कहा कि जब तनख्वाहें जजेस की
कायम मकाम सदर साइन कर सकता है, तो नैब का वो जो ऑर्डिनेंस है वो भी तो वो साइन कर सकता है ना, क्योंकि वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत आइन में जब कायम मकाम सदर लिखा हुआ है तो वो तमाम पावर रखता है। जैसे वसीम सजाद ने आम इंतखाबात भी कराए और 3 दिसंबर 1997 को जस्टिस अजमल मियां की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री भी कायम मकाम सदर के तौर पर की। लिहाजा ये सवालात अजीबोगरीब है। ठीक है, लेकिन आमिर साहब जो तरमीम की गई, क्या सिर्फ वो एक शख्स की गिरफ्तारी के लिए स्पेसिफिकली, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। अच्छा देखें, अब उसके ऊपर नाम हम ट्वीट भी कर रहे हैं कि वो इमरान खान स्पेसिफिक नजर आ रही हैं। अब ये बातें देखने वाली हैं कि इमरान खान के ऊपर स्पेसिफिक की गवर्नमेंट तनकीद का निशाना भी बनेगी। कुछ वादा माफ गवाहों के नाम भी आ रहे हैं कि जो इसकी वजह से उनको कहीं बचत दी जाएगी, कहीं फंसा दिया जाएगा कि आपने पूरी चीजें बतानी है। तो शखाना के हवाले से लिखा हुआ है बगैर नाम लिए कि ताइफ, अगर आप कोई फैसला करते हैं और बदले में ताइफ लेते हैं, बुनियादी तौर पे वो 50 करोड़ रुपए वाली रकम से बात निकाल के साइड पे ये कर दिया गया कि अगर आप कोई फायदा लेते हुए सामने आ जाएं जी, तो आपसे पूछगछ होगी, जैसे सिविल सर्वेंट्स के लिए किया गया। पहले ये था कि जो पुराना नैब ला था उसमें सिविल सर्वेंट्स ही सबसे ज्यादा कुर्बानी के बकरे बने, क्योंकि सिविल सर्वेंट लॉ उनको ये प्रोटेक्शन देता है कि वो फैसला करें, गलत या सही होने की बुनियाद पे उनको कुछ पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि डिसीजन तो कुछ करना है। अब यहाँ पे मुफादात का टकराव है, साबित होता है, अब नैब कोर्ट में लेके जाएगा। इनका काम है, एक बड़ी लॉयर की टीम है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, पहले भी किया हुआ है, लेकिन चैलेंज करके करेंगे क्या? यही बात उन्होंने बहाली के लिए की हुई है कि गवर्नमेंट ने जो पिछला कानून बनाया वो गलत है और पहले कानून को बहाल कर दे। तो ये तकरीबन पहले कानून की बहाली है। हालांकि जो बारे सबूत दोबारा मुलजिम पे डाला गया है वो आर्टिकल 13B की खिलाफ वर्जी है। वो बारे सबूत जो इस नए कानून में थी, जो परसों रात खत्म हुआ, वो जो इल्जाम लगाए उसके ऊपर है कि वो साबित करे, और बात भी ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ 1999 का नैब ऑर्डिनेंस चलता आ रहा, अदालतों में उसमें कोई छेड़खानी नहीं की, और 2-2 ढाई साल कम से कम मुद्दत थी सजाओं में, वो ज़रूरी जमानतों देने में। यहाँ पे तो 48 घंटे 75 घंटे दिन में 2-2 दर्जन जमानतें ये मिलती रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये उसका नतीजा है कि गवर्नमेंट ने ये काम किया। ठीक है आमिर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि जो सियासतदानों की नाहली का सिलसिला है वो भी जारी है। नवाज शरीफ की बात करें, यूसुफ रजा गिलानी है, जहांगीर तरीन है, सरदार तनवीर इलियास और अब खालिद खुर्शीद को नाअहल कर दिया गया है। तो इन फ्यूचर कोई और आप देख रहे हैं कि इस लिस्ट में कोई और नाम भी शामिल हो सकता है? देखिए, मैं और आप अगर जाली डिग्री जमा कराएंगे, और एक वक्त था कि सारी इल्तिफात आपके लिए और मेरे लिए थी, कोई चीज पूछी नहीं जाती थी, बल्कि आपके पूछने से पहले आपके लिए हाजिर कर दी जाती थी। तो वो वक्त लाडले पने का चला गया। तो फिर आपके जंग जब आपने लड़नी है और स्टेट से लड़नी है, 9 मई पे आपने जाके सब पे हमले भी कर देने हैं स्टेट की अदालतों के ऊपर। ये हमारे जो ISI के ऑफिस हैं, PF के बेस हैं, ये कोर कमांडर हाउस है, ये क्या है? ये स्टेट है हमारी। जैसे स्टेट 2014 के धरने में ISPR की प्रेस रिलीज थी कि हम सिर्फ और सिर्फ फौज रेड जोन में आई है स्टेट की अलामतें, यानी पार्लियामेंट हाउस को बचाने, प्रेसिडेंसी को, PM हाउस को, सेक्रेटेरिएट को बचाने बताया गया था। तो एक स्टेट ये भी हिस्सा है, वो भी मिलिट्री के इदारे हैं, वो भी स्टेट है। पर्सनैलिटीज को आप छोड़ दें, पर्सनैलिटीज पे इमरान खान साहब ने भी बहुत तनकीद किया है, नवाज शरीफ ने भी किया है, जरदारी ने भी किया है, और वो मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया है, लेकिन स्टेट में हमला इनमें से किसी ने नहीं किया सिवाय इमरान खान और उनकी पार्टी ने। तो जब खालिद खुर्शीद खान साहब की डिग्री जाली है और वो अपने सूबे में बैठने की बजाय मुसलसल अपने कायद की हिफाजत में पूरी स्टेट यानी गिलगित बल्तिस्तान की तमाम उम्माल को लेके, सिक्योरिटी के लोगों को लेके बैठ जाएंगे और अपने सूबे को नहीं करेंगे, वो तो इत्तेफाक है कि वहां पे मोहिउद्दीन वानी जैसा चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, जहां पे एक समर मेला लगा हुआ है, पाकिस्तान भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां वहां पहुंची हुई हैं बच्चों को एजुकेशन के लिए, हेल्थ के हवाले से। वहां काम उन्होंने चलाया जो शहबाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी भेजा है, वहां काम चल रहा है, लेकिन ये तो यहां बैठे थे तो अपने केस में फंस गए। अब मुझे बताएं, डिग्री तो जाली थी ना, या तो ये कहेंगे डिग्री मेरी इन्होंने खुद प्रोड्यूस किया, वहां से एक रिकॉर्ड से गुम की गई, दूसरी दी गई, वो भी जाली निकल आई, अब क्या करें? ठीक है, तो आमिर साहब फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। ठीक है आमिर साहब, कुछ अहम मुलाकातें अभी भी दुबई में चल रही हैं और इसहाक डार भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो इस्लाहात को आगे लेकर चले वैसा निगरान वजीर आजम होना चाहिए। तो दुबई में इस सिलसिले में इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। कोई खबर, इनसाइड स्टोरी आपके पास है कि कौन से ऐसे नाम हैं जो इस रेस का हिस्सा हैं? देखिए, ख्वाहिशमंद बहुत होते हैं किसी भी आला मनसब के लिए, लेकिन जो बात आपने डार साहब के हवाले से कही, ना तो डार साहब के कायद और समदी नवाज शरीफ ने अकेले ने फैसला करना है, क्योंकि ये
पॉलिटिकल फैसला तो बहरहाल जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने मिलकर करना है। ठीक है कि वो किसको लाते हैं, कैंडिडेट्स के नाम अखबारात में छप चुके हैं तो या डार खास आता है, क्या होगा अभी मुशावरत है। ज्यादातर मैं आपको बता दूं वो है सीट एडजस्टमेंट पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। उसके अंदर कैंडिडेट भाग पड़े हैं क्योंकि जाहिर है अब हर गुजरता दिन गवर्नमेंट के इख्तिताम की तरफ जा रहा है कि वो मेरे दानिश्त में तो जो मेरी इतला है वो 8-9 अगस्त को असम्बलियां डिसॉल्व करेंगे और नवंबर के पहले हफ्ते के आखिर में इलेक्शन आम इंतखाबात होंगे। क्योंकि यही मंशा थी जो अब आपने 9 महीने का IMF से प्रोग्राम लिया, आपको पहला ट्रांचे 12 के बाद मिल जाएगा और अगला तभी मिल जाएगा जब आप हुकूमत बना चुके होंगे और दिसंबर में नई हुकूमत को दूसरी किस्त मिल रही होगी और तीसरी किस्त तक आपको नया प्रोग्राम पूरा फाइनल करना होगा IMF के साथ ताकि पाकिस्तान चल सके। ठीक है आमिर साहब, आप देख रहे हैं नवाज शरीफ कब तक वापस आएंगे? उनकी वापसी के हवाले से जो इतलात हैं, तारीखों के हवाले से कुछ कंफ्यूजन चल रही है कि कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं, उससे पहले नहीं आएंगे। मतलब उनके नजदीक जो PMLN और उनके साथियों का एक ख्याल ये है कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे और ये वो जो ब्रदर जजेस का कहा जाता है, बल्कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें हम ख्याल जजेस कहा जाता है, तो वो जजेस में वो नहीं रहेगा जो बेंच बनाने का इख्तियार है, सब कुछ है। और नवाज शरीफ साहब को आज हामिद खान साहब ने, आपको याद है अगर रात कहा है इमरान खान साहब के सबसे बड़े वकील ने कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला पहले हो गया था, अनाउंस अदलिया से कराया गया और आपको पता होगा कि हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क में 2016 में अदलिया के जरिए नवाज शरीफ की नाअहली का पहले ही छाप दिया गया था कि ये फैसला हो चुका हुआ है। तो वो वक्त ने बताया कि 1 साल बाद वही कुछ हुआ। आज जनरल बाजवा बोल रहे हैं कि इमरान खान कहते थे कि सबसे पहले इसे नाअहल करो और फिर इसे जेल में डालो वरना मैं इलेक्शन नहीं जीतूंगा। आज वो कह रहे हैं ना कि मैं बहुत मकबूल हूं। तो बस पाकिस्तान में 17-18 में नवाज शरीफ का तूती बोलता था, आज खान साहब बोल रहे थे। उन्होंने अपने जोम में अपने वाइस चेयरमैन को पंजाब असेंबली का शाह महमूद कुरैशी को टिकट भी नहीं दिया कि तुम झंडा उठाते हो। उस वक्त उनको था कि वजीर आजम मैंने बनना है, वजीर आला उसी तरह फिर कोई बुजदार मैं ढूंढ लूंगा या बुजदार ही ले आऊंगा। बुजदार साहब भी भाग गए और शाह महमूद कुरैशी साहब झंडे के साथ अकेले फिर रहे हैं कि सबको पता है कि वैल्यू चेयरमैन की है और चेयरमैन ने अपनी पार्टी के अंदर किसी और को नहीं रखा। वो जब घबरा गए तो पूरी पार्टी भी घबरा गई और सारी तितर बितर हो गई। ठीक है, और जो मामलात हैं PDM के दरमियान, आप वो देख रहे हैं कि वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे? जितनी मुलाकातें हो रही हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, फिर हम बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ करेगी, तो उनके अपने जो कैंडिडेट्स हैं फिर वो क्या करेंगे? नून लीग के लिए सिचुएशन मुश्किल देख रहे हैं आप? देखें, जब आप मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ नजरियात के लोग बैठते हैं, जैसे PDM एक अपोजिशन इत्तेहाद था, वो बड़ा आसानी से था। उसकी भी इब्तिदा में तय हुआ था कि मियां साहब पीपल्स पार्टी को पंजाब में सीट एडजस्टमेंट कराएंगे और उस वक्त वो ऑफर मियां साहब की थी। लेकिन जरदारी साहब ने एकदम बीच मंझदार में जब गुजरांवाला का जलसा हो गया तो सिंध हुकूमत बचाने के लिए PDM को तोड़ दिया और चले गए। PDM में वो दोबारा आए अलग हैसियत में पीपल्स पार्टी की और अदम एतमाद सब ने मिलकर कर ली। अब उनके लिए बड़ा एक मसला है, पीपल्स पार्टी हो, इस्तेकाम पार्टी हो। अब आप देख लें कि इस्तेकाम पार्टी कैसे बन रही है, मुझे और आपको कोई चीज कहने की जरूरत नहीं जी। तो जो लोग बना रहे हैं वो ही लोग उस वक्त PTI को बना रहे थे। चेंज हो गया कि जी आपने स्टेट पे हमला किया, आपको जवाब दिया जा रहा है। पहले आप बातें मानते नहीं थे, आप मर्जी कर रहे थे, अब आपसे मर्जी छीन ली गई है क्योंकि आपने स्टेट को गिराने की कोशिश की थी। तो अब ये जो एडजस्टमेंट है, मेरे ख्याल में जहां नहीं भी होगी आपस में लड़ लेंगे। PTI तो कट टू साइज हो रही है, होगी मजीद भी। तो फिर ये होता है कि इलेक्शन का गुमान भी होगा कि हाँ जी ये आपस में लड़ भी रहे हैं, ये इंतखाबी इत्तेहाद भी करेंगे, आपस में लड़ेंगे भी सही, क्योंकि अभी हमें परवेज खट्टर साहब के धड़े का इंतजार है जो शायद अगले हफ्ते में आ जाएगा। फिर आप और हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि क्या वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए, उन्होंने कोई अपनी नई पार्टी बना ली, ठीक है, या वो KP के अंदर किसी और के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमारी सियासत अब अगले दिनों में बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इलेक्शन की तरफ तो हम जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना हमारे साथ। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक रोज कबल तारीखी तेजी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दोबारा मंदी की वापसी हुई है, जिससे सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबने की इतलात भी सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आना शुरू हो गई है, जो कि एक बहुत खुश आइन बात है।
अब ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया है और इसी हवाले से फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के रहनुमा मलिक बोस्तान का कहना है कि डॉलर 277 से कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि पाकिस्तानी रुपया 240 तक आ सकता है, लेकिन ये तो अब मार्केट तय करेगी कि डॉलर कितना नीचे आता है। अलबत्ता वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यह दावा किया है कि जुलाई के महीने में ही जो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14 अरब डॉलर्स होने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कह रहे हैं कि IMF से मुआहदे का असर हर गुजरते दिन के साथ एक बेहतरी की सूरत में हमें नजर आएगा, जबकि खबर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट LOI के जरिए 9 यकीन दहानियाँ करवाई हैं और IMF का अमला पहले ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेम्बरान में LOI की कॉपीज़ भेज चुका है, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक ने मालियाती और तवानाई के शोबों में अहम इस्लाहात करने की यकीन दहानी कराई है ताकि जो मालियाती खाते हैं उनकी खराबियों पर काबू पाया जा सके। इस्लामाबाद ने IMF को तवानाई के शोबों की पैरवी करने की यकीन दहानी भी कराई है, जिसमें तवानाई के शोबे में जो गर्दिशी कर्जे के अफरेत हैं उस पर काबू पाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम शामिल हैं। अब पाकिस्तान सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स और मुत्तहिदा अरब अमारात से 1 अरब डॉलर्स के इजाफी डिपॉजिट्स चाहता है। इस्लामी तरक्याती बैंक ने 1 अरब डॉलर्स का कर्जा प्रोग्राम फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से प्रोग्राम के कर्जे और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी काम किया जा रहा है ताकि तमाम कसीर जहती और दो तरफा रास्तों से जो 15 अरब डॉलर्स तक की मजमूई तकसीम है उसको किसी ना किसी तरह से महफूज बनाया जा सके। हमारे साथ माहिर मईशत एहसन मलिक साहब इन स्टूडियोज़ मौजूद इन कॉन्वर्सेशन होंगे। एहसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि एक दिन में स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, अगले दिन कुछ पॉइंट्स में जब कमी हो रही है तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, लोगों को अरबों का नुकसान हुआ है, ऐसी कोई बात है? नहीं अनवार, पहले दिन 2400 पॉइंट प्लस के ये मार्केट कल 110 पॉइंट माइनस थी। इतनी मार्केट रूटीन में करेक्शन ले लेती है। मेरे ख्याल में अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें चीजें पॉजिटिव मैनर में चलेंगी और होपफुली ये गवर्नमेंट भी सेंसिबली आगे लेकर चलेगी चीजों को। जहां पे अभी आपने बात की, मैं आपकी बात सुन रहा था कि जो फेटफ है और ये IMF है, ये सारी चीजों को जैसे देख रहे हैं उसमें मूडीज की और जो फिच की रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा है कि जी हमें डाउट है कि पाकिस्तान ने ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है IMF के साथ, इसकी जो सारे पैसे हैं ये वो ले सकेगा क्योंकि उसकी कंडीशंस बहुत टाइट है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बड़ा सेंसिबली चलना चाहिए, स्पेशली इसहाक डार साहब को, क्योंकि वो ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं जैसे उन्होंने स्टार्ट में कर दिया और उसका खुमियाजा पूरी कम्युनिटी ने भुगता है। तो अभी हमारे पास टाइम है, चीजों को अच्छा मैनेज करें ताकि दोबारा ये चीज ना हो। जहां तक रही बात डॉलर की, तो डॉलर मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें नेशन बनने की भी जरूरत है। ये जो एकदम हम शुरू कर देते हैं कि आप डॉलर परचेज कर लें, पता नहीं खुदा न खासा डॉलर ने 400 पे चले जाना था, मार्केट में 350 की आवाजें थी। तो जिसके पास 1 लाख रुपए था उसने भी डॉलर परचेज किया, जिसके पास 1 करोड़ था उसने भी डॉलर परचेज किया। बहुत अच्छा हुआ। मैं ये समझता हूँ फर्स्ट टाइम शहबाज स्पीड नजर आई जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इसको एज ए मिशन लेके फिनिश किया है वो बहुत अच्छा है। गो के मिला कर्जा ही है, हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट जिस तरीके से हम जिस मैस में थे उसमें से निकलना भी बहुत जरूरी था। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें सिंपल ये है कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उनको सेटल करें। अभी जैसे प्राइवेटाइजेशन है उसमें आपका जो टाइम पीरियड है वो अनबेरेबल है। आपको 462 दिन चाहिए, को ऑलमोस्ट 1.25 साल चाहिए किसी चीज को प्राइवेटाइज करने के लिए। आपने अभी KPT कराची पोर्ट ट्रस्ट को UAE के साथ आपने उसमें गए हैं MOU में कि वो उसको रन करेंगे। तो भाई आप इसी तरह PIA, पाकिस्तान स्टील अपनी लाइबिलिटीज को खत्म करें, वापडा भी उनके हवाले करें, ठीक है, ताकि हमारी अवाम के ऊपर जो टैक्सों का बोझ है वो भी कम हो और चीजें को स्मूथ वे के अंदर चलना शुरू हो। ठीक है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं डॉलर की कीमत कम हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसहाक डार साहब पर पहले से भी ये बात बड़ी दफा होती है कि मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। शायद इस बार ऐसा नहीं लग रहा। तो अनवार उस पहले डार साहब जो है ना वो मनूवर कर लेते थे, तब आपकी किटी में डॉलर पड़ा होता था, तो
मार्केट में फेंक के ड्रॉप करवा देते थे। अब तो किटी में डॉलर नहीं है। ठीक है। अब मेरी असेसमेंट ये है पर्सनली कि लोग पैनिक में सेल करेंगे। जिन्होंने जल्दी में परचेज किया, किसी ने 300 में परचेज किया, किसी ने 305 में किया, किसी ने 200 में भी किया होगा, किसी ने 150 में भी किया होगा। पिछले एक साल की जो हम कुछ देख रहे हैं, कैलकुलेशन देख रहे हैं या आदादो शुमार देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि लोगों ने प्रॉपर्टीज में से इन्वेस्टमेंट निकाली और करेंसी खरीदनी शुरू कर दी थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है इस गवर्नमेंट की, मैं क्या कहूं, नालायकी कहूंगा, कि आपने टैक्सेशन का सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा बना दिया है कि लोग ऐसे मींस की तरफ जाते हैं जहां पे वो बुक्स में ना आए। मतलब आप डॉलर परचेज करेंगे, आपने कोई टैक्स पे नहीं करना, आप डॉलर सेल करेंगे, कोई टैक्स पे नहीं करना। ये तो इट ऑल मतलब ड्रामा ना कीजिए। आप मनी चेंजर के पास जाएंगे, बायोमेट्रिक होगी, आप फोन कॉल करते हैं, डॉलर घर पे आ जाते हैं, आपसे वो शॉपर में पैसे ले जाते हैं। ट्रेडिंग आप नॉर्मल रूटीन में ये होती है। ठीक है, गवर्नमेंट का ना आंखें बंद की हुई हैं। और जब तक ये गवर्नमेंट चीजों को बेहतर तरीके से नहीं लेकर चलेगी, डॉलर, मेरी अपनी गट फीलिंग ये है कि आपने तो 240 का है, बट मेरा अपना आइडिया ये है कि 250 और 275 की ब्रैकेट में कहीं पे आके स्टैटिक हो जाएगा। और शायद जो बैंक रेट है वो भी 2 से 3 रुपए का फर्क रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा मार ये भी पड़ी है अनवार कि हमारा जो मार्केट का और बैंक रेट का गैप था, तो जो फॉरेन रेमिटेंस थी वो बाहर हुंडी के जरिए आना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये लोगों का भी मुतालबा था कि आप बैंक रेट कम करें, ये मार्केट रेट और बैंक रेट के गैप को कम करें, ताकि आपको बैंकिंग चैनल से पैसे आना शुरू हो। ठीक है। और दूसरा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस्लाहात करने की जरूरत है, तो हर सेक्टर पर नजर रखें ना। 7E में इन्होंने क्या किया? 7E एक ऐसी चीज है जो इन्होंने इन्वेंट की हमारी फाइनेंस डिवीजन ने, कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, प्लॉट परचेज किया है, वो सिंपल प्लॉट है और आपकी सोच ये है कि आपने अपने बच्चों के लिए लिया है या फ्यूचर में 5 साल या 10 साल बाद आप उस पर घर बनाएंगे ऐसा ऐसा पैसे इकट्ठे करके सैलरी से। तो उनका जी अनवार साहब, आपने ये जो प्लॉट लिया है ना, इसके ऊपर सालाना रेंट पे करना है आपने, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन नहीं की है। ठीक है, अब उसके अंदर पिछले साल लाहौर हाई कोर्ट ने इसके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया गवर्नमेंट के, सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट की फेवर में डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधी लटकाया हुआ है, आधा तीतर आधा बटेर। उनका अच्छा, जो इन पर्सन जो लोग आए हैं 54 लोग, उनको कहा कि आप 0.50 पे कर दें। अभी इस फाइनेंस एक्ट में इन्होंने ये किया, जो कि किसी हद तक जायज भी है, कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जब तक 7E नहीं पे करेंगे तब तक उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, जब तक वो अपना 7E का टैक्स नहीं पे करेंगे। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ चीजें हैस्टीनेस में बनती हैं। मतलब रातों रात आप अनाउंस कर देते हैं, आपको उसका इंपैक्ट नहीं पता होता। अब पिछले 2 दिन से 3 दिन से लोग कचहरियों में, ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज में, सोसाइटीज में जलील हो रहे हैं जो नॉन फाइलर हैं, कि वो प्लॉट की ट्रांसफर का दिन है और कंसर्न अथॉरिटीज कह रही हैं आप एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेकर आए, कोई चालान अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कि किस पे वो पैसे पे करें। तो इसी तरह इन्होंने अभी जो प्लान है, मैंने रिक्वेस्ट की हुई है अरबाब इख्तियार से कि आप इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दें, इसको सिंपल लैंग्वेज में अनाउंस करें ताकि लोगों को आसानी रहे। स्पेशली जो हम लोग फाइलर लोग हैं, उसके लिए भी इनका कोई प्लान बन रहा था कि शायद हर फाइलर को अपने कंसर्न कमिश्नर ऑफिस से जाके एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना है, विच इज इम्पॉसिबल। मतलब आप तो एक दफा लोगों को जलील करके रख देंगे। मुश्किलात बढ़ाई गई हैं, लेकिन साथ साथ जितने आपको लग रहा है जितने टैक्स लगाए जा रहे हैं, जैसे 415 अरब रुपए के नए टैक्स लगे हैं, फिर जो सुपर रिच लोग हैं उन पर सुपर टैक्स भी लगने जा रहा है, नए लोग टैक्स नेट में नहीं ला रहे, ये एक हुकूमत की बड़ी नाकामी है। अनवार, उसमें हुकूमत की नाकामी नहीं है, उसमें नाकामी है FBR की। ठीक है, आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है, आपको शायद आइडिया होगा कि हमारा कोई 90 पर आज अगर FBR बंद कर देना तो जो टैक्स कलेक्शन है वो 90% ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के खजाने में चली जाएगी। हमने 10% के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है।
दूसरी बात यह है कि आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया कि आप कोई रिसर्च करें कि यार ये एग्रीकल्चर है, इससे हमें कितना टैक्स जनरेट हो सकता है, या अनवार या एहसन इससे कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कोई एनालिसिस नहीं होता है, कोई स्टडी नहीं होती है कि कौन सा बिजनेस क्या जनरेट कर रहा है, क्या पे कर रहा है, क्या इनकम जनरेट कर रहा है। हमारे यहाँ एक ही फॉर्मूला है, आपने जीएसटी 14% किया हुआ है, इसको 2% बढ़ा दें। अब उसमें एक कारोबारी आदमी तो शायद वो 16% की डज बेयर कर ले, लेकिन जो पहले ही 14% के साथ अपने मींस पूरे नहीं कर पा रहा, वो तो उसको तो मारने वाली बात है। तो आपको ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन करनी चाहिए, आपको होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मुतवातर जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट की, जिस तरह से बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर टैक्स नहीं है। अगर हम एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे थे, हम रिटेल सेक्टर की बात करते हैं, परचून की बात करते हैं, टैक्स नेट में फिर लोगों को किस तरह से शामिल करेंगे? फिर तो वही लोग टैक्स दे रहे हैं जो शुरू से देते आ रहे हैं, जो टैक्स नेट में आ गए। जो नहीं आ रहा वो उसकी तो फिर जान खलासी है। अनवार, बेसिकली ना एक चीज़ ये है कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा हर काम डंडे के जोर पे करवाना चाहती है, और मैं ये पहले भी डिफरेंट प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि डंडे के जोर पे तो जनाब मुशर्रफ साहब यूनिफॉर्म में लोगों को फाइलर नहीं बना सके। आप लोगों को फाइलर बना सकते हैं कि आप अनवार और एहसन को मरात आप डिफरेंशिएट करें, ताकि जो नॉन फाइलर है उसको लगे कि नहीं फाइलर बनना जरूरी है। आज का जो नॉन फाइलर है वो बीइंग नॉन फाइलर कंफर्टेबल फील करता है। जब भी कोई नॉन फाइलर के साथ आप बैठेंगे, आपको वो कहेगा यार जो चीज तुम पे कर रहे हो वो इस तमाम चीज, इलेक्ट्रिसिटी पे तुम भी जीएसटी पे करते हो, मैं भी पे करता हूँ, बच्चों की स्कूल फीस पे जो चलाना है वो मैं भी पे करता हूँ, बट जो चीज मैं एंजॉय कर रहा हूँ बीइंग नॉन फाइलर वो तुम नहीं कर रहे। तुम्हें एफबीआर से नोटिस भी आता है, तुमने टैक्स रिटर्न भी भरनी है, तुमसे एफबीआर का इंस्पेक्टर पैसे भी मांगता है। मैं इन तमाम बकवास सियासत से बाहर हूं, आजाद हूं। ठीक है, ठीक है। हमारा हाँ आपको ऐसा मैकेनिज्म लेकर आना है। मैं एग्री करता हूं कि इस वक्त 35 लाख फाइलर है, जिसमें से 16 लाख लोग नील की फाइल रिटर्न करते हैं और बाकी लोग टैक्स पे करते हैं। ये जुल्म है 24 करोड़ के मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ। हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। आप नॉमिनल अमाउंट से स्टार्ट करें, जितनी भी ताजर बरादरी है, और वो मेरे ख्याल में पे करने को तैयार है, सिर्फ बैठ के मैकेनिज्म सिस्टम जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत एहसन मलिक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग की एक बड़ी वजह भी सामने आ गई है, और इसमें सरकारी और निजी पावर प्लांट्स की जो मजमूई पैदावारी सलाहियत है वो तो 41,000 मेगावाट है, जबकि डिमांड इस वक्त 27,000 मेगावाट है। और इस वक्त 21,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है क्योंकि तरसीली निज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 24,000 मेगावाट बिजली ही उठा सकता है। यूँ अगर देखा जाए तो बिजली की दस्तयाबी के बजाय जो बोसीदा तरसीली निज़ाम है वो मुल्क के अंधेरों में डूबने की बुनियादी वजह है, जिसको बड़े अरसे से ठीक नहीं किया जा रहा। और जो दूसरी बिजली की चोरी है और लाइन लॉसेज हैं वो भी लोड शेडिंग की एक बहुत बड़ी वजह है। तो मुल्क में सालाना 450 अरब की बिजली चोरी की जाती है। कोयटा, हैदराबाद, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज में बिजली चोरी या जो लाइन लॉसेज हैं उनकी शरह 30% से ज़ायद है। फिर निजी पावर प्लांट्स महंगे दरामदी फ्यूल पर चलते हैं, हुकूमत खुद उनसे कम बिजली खरीदती है, लेकिन सार्फिन बंद पावर प्लांट्स पर भी सालाना 900 अरब की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो अदा करते हैं। इस वक्त बिजली की तलब और रसद में 6,000 मेगावाट का फ़र्क है। हुकूमत के ऐलान करदा लोड मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक तो 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन अगर हम देखें तो मुल्क के बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच चुका है। तो जो मैनेजमेंट है इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से वो कुछ बेहतर नहीं की जा रही। और इस हवाले से अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त जो बिजली की तलब है और रसद में 6,000 मेगावाट का फ़र्क अभी भी है। कैपेसिटी जो है वो मौजूद है, बिजली बनाई जा रही है, लेकिन जो हमारा तरसीली निज़ाम है वो इतना पुराना हो चुका है, इतना बोसीदा है कि वो बड़ी एक वजह है जो कि हमारा मुल्क
अंधेरों में डूबा रहता है। और दूसरी जो एक बड़ी वजह है वो बिजली की चोरी। हम देखते हैं मुतअद्दिद इलाकों में बिजली चोरी की जाती है। बहुत से फैक्ट्री मालिकान हैं जो बिजली चोरी करते पकड़े दिखाई देते हैं, और बहुत से ऐसे एहलकार भी हैं जो इन तमाम लोगों के साथ मिले होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, लाइन लॉसेस भी मौजूद हैं, ये भी लोड शेडिंग की एक बहुत बड़ी वजह है। तो मुल्क में सालाना 450 अरब की बिजली चोरी की जा रही है। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। आज एक हम अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आज कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का आज 24वां यौम शहादत है। बहुत अहम दिन है। हमारे वो बहादुर सपूत हैं जिनकी तारीफ दुश्मन भी करते, आज भी नहीं थकते, आज भी उनकी मिसालें दी जाती हैं। और कारगिल जंग के हीरो ने जान का नजराना दिया और मादरे वतन का दिफा उन्होंने यकीनी बनाया। कैप्टन कर्नल शेर खान की हैबत से आज भी भारतीय फ़ौज पर लर्जा तारी होता है। आज भी उनकी स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में कैप्टन कर्नल शेर खान के हवाले से वहाँ पर पढ़ाया भी जाता है। पाक फ़ौज के जजीम सबूत हैं, उनको खराज अकीदत के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया है। शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई जा रही हैं। फातह खानी का सिलसिला जारी है। कोर कमांडर पेशावर और पाक फ़ौज के जो चाको चौबंद दस्ते हैं उन्होंने सलामी भी पेश की है। और इस हवाले से ISPR का कहना है कि कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए कुर्बानियों का मज़र है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे सवाल करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम आज भी देखते हैं कि दुश्मन की जानिब से तारीफ़ की जाती है जो बहादुरी का कारनामा उन्होंने कारगिल की जंग में अदा किया था। इसमें अगर आप उनका पूरा लाइफ पैटर्न देखें, जब से वो पैदा हुए, किस तरीके से वो ग्रूम हुए, और जब से उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की, तो इसमें डेली स्टोरीज हैं जो उनके इंस्ट्रक्टर्स थे या उनके जो कुलीग्स थे और पीयर्स थे। और वहां से कहानी को अगर आप स्टार्ट करें, और कारगिल की लड़ाई 1999 में सिर्फ 29 साल के थे, और 29 साल के जवान में बड़ी ख्वाहिशात होती हैं और बड़ी उसकी आरजुएं होती हैं। लेकिन इफ यू लुक एट हिज कंडक्ट, उसमें 3-4 आई थिंक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वन इज डेफिनेटली जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उसमें वो हाईएस्ट आई वुड से लेवल पे थे। उसके बाद उनका अपने कुलीग्स और जूनियर के साथ बर्ताव जो है भाइयों की तरह था, और फिर उनका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था। एंड देन फोर्थ इज के ईमान की अगर आप उनकी आई वुड से देखें, उस पर जो यकीन है वो आई थिंक इट वाज बियॉन्ड एनी डाउट और बियॉन्ड एनी लेवल। उसमें इसका एक्नॉलेजमेंट आई थिंक इंडियन जो ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा हैं उसने भी किया जब वो शहीद हुए, और उसने रिकमेंड किया जी कि इनको हाईएस्ट अवार्ड दिया जाए। तो हर लिहाज से एक होलसम कैरेक्टर, और ये एक बेसिकली एक मिसाल है कि हमारे जो ऑफिसर्स और जवान हैं उनका एक सैंपल क्या है। अगर आपने देख रहे हैं कि जी एक एज अ सैंपल लीडरशिप का मिलिट्री में, और इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ईमान क्या होता है और उसका कंडक्ट कैसा होता है लड़ाई में, तो आई थिंक कैप्टन कर्नल शेर खान जो है उसकी एक मिसाल है। और अगर निशान हैदर की भी लिस्ट देखी जाए, आप शुरू कर दें कैप्टन सरवर शहीद, मेजर तुफैल, राजा अजीज भट्टी, आई थिंक इनका नाम उस लिस्ट में भी आई वुड से कि ऑल्दो निशान हैदर सारे बराबर हैं, बट उसमें भी टॉप पे आता है कि कंडक्ट क्या होना चाहिए। और ये एक मिसाल है फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जवान। ठीक है, तो ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से आप भी ये बात कर रहे हैं, रोल मॉडल है, एक मिसाल है। और अगर हम दुश्मन फौज की बात करें, वो भी तारीफों के पुल बांधते दिखाई दिए, और जिस तरह से एक्नॉलेजमेंट दी गई और ये कहा गया कि जो भी एक हाईएस्ट अवार्ड है वो देना चाहिए, तो हमें भी जो हमारे शोहदा हैं उनकी तज़ीम व तकरीम के लिए क्या करना चाहिए? इसमें पाकिस्तानी कौम को तो कोई डाउट नहीं है, और हमेशा पाकिस्तान के जो अवाम है उन्होंने अपने शोहदा और मिलिट्री को बड़ा हाईएस्ट आई वुड से स्टीम पर रखा है जी। और इसमें चाहे 48 की लड़ाई है, 65 है, कारगिल वॉर है, उसके बाद 71 वॉर में बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं। अगर आप जाएं कि हमारे जो जूनियर ऑफिसर्स और जवान है या मिड लेवल ऑफिसर्स जवान का क्या कंडक्ट था, इसी तरह हमारे वॉर ऑन टेरर में आप कंडक्ट देख लें, ऐसी ऐसी स्टोरियां हैं जो बयान बंदा करता है तो बंदा हैरान रह जाता है। लेकिन जो आई थिंक 9 मई को अगर आप लिंक करें जो इसके साथ हुआ, इसमें हमारी एक कुलीग है जर्मनी में, एक प्रोग्राम में मैं उनके साथ था PTV वर्ल्ड पे, एंड शी पॉइंटेड आउट कि जो शोहदा की पाकिस्तानी शोहदा की जो आइडियोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि इस्लाम की खातिर, अल्लाह के नाम पे, और फिर अपनी कौम के लिए, नेशन और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं, उसको जो टारगेट करने की बड़ी डिलिबरेट कोशिश की, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑल्दो आज टाइम नहीं है कि इसको क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन चूंकि कैप्टन कर्नल शेर खान का
जो एक मॉन्यूमेंट था वो भी इसकी जद में आया। तो ये बड़ा जरूरी है कि रिमाइंड कराया जाए कि कौम को 99% लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज का एहसास है कि जो शोधा है वो कॉमन है, चाहे वो पुलिस के हैं, लॉ एनफोर्समेंट के हैं, मिलिट्री के हैं। जैसा कैप्टन कर्नल शेरखन की भारत भी मिसालें देता है, उस पर बड़े प्रोग्राम हुए, बल्कि उसमें इवन भारत से आवाज आई, दुख का इजहार किया गया कि ये उनके मॉन्यूमेंट्स को अगर वेंडलाइज किया गया तो ये फिर शायद इंसान ही नहीं है जिस पार्टी ने की है। लेकिन आई थिंक वी शुड रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी कुर्बानी पे। आज उनके मज़ार पे कोर कमांडर भी गए पेशावर के, और बड़ी तादाद थी हमारे सिविलियंस की, और खराज तहसीन पेश किया गया, और उसकी ज़रूरत भी है बिकॉज शोधा जो है वो जिंदा जावेद हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उनकी इज्जत तकरीम, और बेसिकली दे आर बीकन ऑफ लाइट फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कारगिल जंग के हीरो रहे हैं, अपनी जान का नजराना उन्होंने पेश किया, उसको रिकॉल करते हुए अगर वहाँ पर जो मनाजिर वहाँ पर थे, जो लोगों ने उसको विटनेस किया है, जिस तरह से दुश्मन भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करता रहा है, वो अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करें। इसमें एक तो जो कारगिल का जो महाज है उसकी अगर आप टेरेन को देखें या उसकी ज्योग्राफी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये ऑलरेडी डिप्लॉयड थे सर्दियों में, क्योंकि इसके अंदर फिर जो ऑपरेशन हैं वो उसमें कुछ हिस्सा सर्दियों में था, कुछ गर्मियों में था, और जुलाई में उनकी शहादत हुई 5 जुलाई को। तो एक तो सिर्फ हाइट्स अगर देख लें जहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, जो कारगिल सेक्टर है या हमारी तरफ पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरिया के जो बॉर्डरिंग रीजन बनता है, ये बेसिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ऑक्सीजन के बगैर वहां पे ऑपरेट करें। तो एक तो ये था कि ही वाज डूइंग विदाउट इट, तो सारी फौज हमारी इसी तरीके से वहां पे डिप्लॉय होती है और लड़ती है। तो सिर्फ वहां पे सरवाइव करना फिजिकली जो है ये एक बहुत बड़ी फीट होती है। तो काफी लोग हैं जो इनको इसको कहते हैं कि एक हाइट का एक एडीमा टाइप हो जाता है, वो कर ही नहीं सकते वहां पे जी। तो एक तो ये है कि आप सरवाइव, दूसरा है कि फिर आप जंग में कंडक्ट करें उसको ब्रेवरी के साथ। देन यू बीइंग स्मॉलर फोर्स, अगर आप देखें तो उनकी बेसिकली जो उनके साथ उनके साथी थे, इनकी बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, और इसीलिए जो भारतीय कमांडर्स वो भी इंप्रेस हुए कि ये शख्स, और ये लातादाद अटैक्स है। ये तो 5 जुलाई वाला था वो है जिसपे वो उनकी शहादत हुई। उससे पहले नंबर ऑफ टाइम ये बिल्कुल रेस्टलेस रहे, और आई थिंक 3 to 4 वीक्स कॉन्टिन्यूसली इन्होंने दुश्मन को तिगनी का नाच भी नचाया। तो उन आई थिंक हालात में अगर आप देखें कि इस एनवायरनमेंट में इस तरीके से ऑपरेट करना, फिजिकल स्ट्रेंथ देख लें, ईमान की कुव्वत देख लें, तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। दैट्स व्हाई आई थिंक एनिमी वाज आल्सो इंप्रेस्ड कि यार ये इंसान है, ये क्या चीज है जो बिल्कुल हमारे आई वुड से कि उसको हिलने नहीं दे रहा। और पूरी 8 सिख रेजिमेंट थी वहां पे इंडिया की, वो उनको बड़ा इन्होंने आई थिंक डिफेंसिव पे रखा, और जो अपना मिशन था उसको पूरा किया। और ये टाइगर हिल के सराउंडिंग का इलाका है, उसकी आई थिंक दास्तानें जो है वो भारत में भी लिखी गई और पाकिस्तान में डेफिनेटली इसका जो है बेसिकली एक रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ब्रिगेडियर साहब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जाहिर बात है फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। जिस तरह से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, एक हाइट फोबिया की आप बात कर रहे हैं, एक मुश्किल जगह है जहाँ पर ये तमाम जंग भी हुई है, तो फिजिकली तो स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटली भी स्ट्रांग होने, मेंटली बड़े स्ट्रांग थे ये मेंटली भी। इसमें आई थिंक जो वन थिंग विच वाज, ऑल्दो इसमें अगर आप देखें हमारे जो ट्रेनिंग है पीएमए की, अगर आप उसका रेजिमेंट देखें उसमें अर्ली मॉर्निंग आप शुरू करते हैं टाइम नमाज से भी पहले, और इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन फिजिकली वॉर में जाते फिर इसको टेस्ट किया, आई वुड से एक टेस्ट होता है इंसान का। तो इसमें जो स्पिरिट है, क्योंकि कर्नल शेर खान स्पेशली जो है, जो अगर आप ईमान का लेवल देखें, एक तो नमाजी परहेजगार थे, तहज्जुद गुजार थे, और सुना है कि उन्होंने कभी मिस नहीं की अपनी तहज्जुद की नमाज। फिर उनका बड़ा सिंपल कंडक्ट था विद जिस तरीके से वो लीड करते थे, क्योंकि इसके अंदर जवानों को आपने लीड भी करना होता है, खुद तो वो फोर फ्रंट पे रहे, वो तभी जवान फिर फॉलो करेगा अगर ऑफिसर जो है वो एक नॉच ऊपर है फिजिकली भी। अच्छा, बाकी ट्रेनिंग में भी अगर आप देखें, अगर लेट्स से मार्क्समैनशिप है, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट मार्क्समैन, जो आर्मी के जो लेट्स से राइफल को इस्तेमाल करने में आप टारगेट को हिट करते हैं। इसी तरीके से उनके बेशुमार अवार्ड, फिजिकली इतने फिट थे, बेसिकली नोन फ्लाइंग हॉर्स अकेडमी में जो है। और उसके बाद जो है आज वॉर टाइम में जो कंडक्ट है, इसमें सारी चीजें इसमें कंबाइंड। आई थिंक जो उनकी स्पिरिट थी और जो ईमान है अपनी कॉज में और अल्लाह ताला के रास्ते में चूंकि वो निकले हुए थे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने आई थिंक उनको मुमताज किया है। और ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जांपल फॉर एनी यंग ऑफिसर और सोल्जर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। कैप्टन कर्नल शेर खान, निशान हैदर का आज 24वां यौम शहादत।
मनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि उस हवाले से पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी भी पेश की गई है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद उल अज़हा तो गुजर चुकी है, लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर जिस तरह से गोश्त का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके बाद जो मरीज़ों की तादाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो गोश्त के बेदरेग इस्तेमाल पर कराची के हज़ारों शहरी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं। अगर हम सिर्फ जना अस्पताल की बात ही करें तो 3000 से ज़ायद मरीज़ ऐसे हैं जो फूड पॉइजनिंग के इलाज के लिए जिन्हें हॉस्पिटल्स में लाया गया। फिर सूबाई महकमा सेहत और बल्दिया उस्मा के तहत चलने वाले जो अस्पताल हैं, निजी तिब्बी मराकज़ हैं, वहाँ पर भी ईद की तातीलात में कई हज़ार अफराद ऐसे हैं जिन्हें गोश्त का बेदरेग इस्तेमाल करने पर, बेतहाशा इस्तेमाल करने पर लाया गया है। हम अपने प्रोग्राम में पहले भी ये बात करते रहे हैं कि एतदाल के साथ गोश्त खाना चाहिए, क्योंकि माहिरीन भी ये बताते हैं कि गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो जाती है, पेट का निज़ाम मुतासिर हो जाता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सेहतमंद अफराद दिन में 1 पाव, जबकि वो लोग जिन्हें कोलेस्ट्रोल है, शुगर है, अमराज़े क़ल्ब के मरीज़ हैं, वो सिर्फ निस्फ पाव गोश्त खा सकते हैं। माहिरीन ये भी बताते हैं कि जो गुर्दे हैं, कलेजी हैं, मगज़ हैं और पाए हैं, वहाँ पर कोलेस्ट्रोल की जो मिकदार है इनमें बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा अमराज़े गुर्दा, अमराज़े क़ल्ब और जिन लोगों को शुगर है उन्हें चाहिए कि वो इससे परहेज़ करें। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि ईद पर बारबेक्यू पार्टीज़ का बड़ा एहतमाम किया जाता है, तो बारबेक्यू बनाते वक्त भी इस बात का अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए कि गोश्त अच्छी तरह से पका हुआ हो, क्योंकि बारबेक्यू में अक्सर गोश्त कच्चा रह जाता है और आम तौर पर जो जानवर का खून होता है वो भी इस पर लगा होता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है और आप इस वजह से बहुत सी ऐसी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे स्पेशलिस्ट मेदा जिगर डॉक्टर मुजम्मिल असलम ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तकरीबन हर ईद की स्टोरी है हमारी ईद उल अज़हा की कि इस तरह से पेशेंट्स लाए जाते हैं, लोग एतदाल में खाना नहीं खाते। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, लाहौर में कितने ऐसे पेशेंट्स हैं? कराची में तो हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में मरीज़ आए हैं, लाहौर में क्या रेशो रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये तो सेम ही सिचुएशन है जैसी कराची में आप बता रहे हैं, वैसे ही लाहौर में सिचुएशन है। पेशेंट्स तो काफी ज्यादा आ रहे हैं ईद के बाद आके। जैसे ईद के बाद ड्यूटी शुरू हुई है तो ओपीडी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर रश जो है ना, जो रूटीन में आता है उससे 2 डबल या ट्रिपल टाइम जो है ना इंक्रीज हो गया। और मोस्टली केसेस जो है ना वो मेदे के और जो है ना इन्फेक्शन के साथ ही आ रहे हैं, जो फूड पॉइजनिंग के साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या वजह आप ज़्यादा समझते हैं? गोश्त का इस्तेमाल तो एक यकीनी तौर पर है ही कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फिर बारहा इस पर भी बात होती है कि पकाया भी उसको ठीक से नहीं जाता। जिस तरह से बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं उसमें गोश्त कच्चा रह जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, लोग इसको समझते नहीं हैं। अच्छा, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ये सिर्फ बड़ी ईद नहीं, छोटी ईद पे भी इस तरह के इश्यूज आते हैं। उसकी वजह एक तो गोश्त का जो आपने बात की है, वो गोश्त तो एक एलिमेंट है ही है। फिर उसके बाद जो हम खाने खाते हैं उनके अंदर मिर्चों और मसालों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो फिर हम फ्री होते हैं तो खाते भी ज्यादा हैं। फिर इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जिससे तेजाबियत बढ़ती है। और फिर बाहर से खाने का भी ईद के ऊपर काफी ज्यादा ट्रेंड पाया जाता है, जो इन्फेक्शियस और जो ना इस तरह की चीजें करती हैं। फिर अब गर्मी का मौसम है तो इसके अंदर हमारे जो ना वाटर इनटेक काफी ज्यादा हो जाती है। बाहर हम घूमते हैं, पानी पीते हैं और बाहर से भी पी लेते हैं, और गंदी जगहों से पानी पीने से फूड पॉइजनिंग, डायरिया और ये सारी चीजें भी आ रही हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स इन सारों में कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर खाने को पूरी अच्छी तरह ना पकाना ये भी एक कंट्रीब्यूट। ठीक है, और इससे भी ये सारी और डॉक्टर साहब एक जेनेरिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने खुद ही कोल्ड ड्रिंक का जिक्र भी कर दिया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि कोल्ड ड्रिंक साथ पियेंगे तो ही ये गोश्त हजम होगा, इसमें नमक डाल के पी लें, इसमें लेमन डाल के पी लें। अच्छा नहीं, वो जो बात करते हैं ना, वो ये क्या करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम जब लेते हैं तो इससे प्रोडक्शन जो है ना स्टमक के अंदर ज्यादा होती है, तो उससे गोश्त के हजम होने में तो शायद थोड़ी सी हेल्प मिलती है, लेकिन जब हमारी तेजाबियत बढ़ती है तो फिर उसके इफेक्ट्स आते हैं कि हमारे पेट में दर्द होता है, सीने के अंदर जलन होती है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमें जो है गोश्त जो खाते हैं, जो प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसको हजम करने के लिए तेजाब की जरूरत है, तो वो रूटीन में बढ़ रहा होता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उससे प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो वो गोश्त तो थोड़ा हजम हो जाता है, लेकिन वो तेजाबियत बढ़ती है, फिर उसके असरात जो है ना वो बाद में हम भुगतते हैं। ठीक है, और जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स में पहले भी बात कर चुके हैं कि अभी भी हम देख रहे हैं लोगों के जो डीप फ्रीज़र हैं वो फुल हैं, और जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है
वही गोश्त है वो बार बार फ्रीज होता है, बार बार पिघलता है, उस पर क्या असर पड़ता है? अच्छा, उसमें जो फ्रीज और डी फ्रीज है वो सिर्फ लोड शीटिंग नहीं, वैसे भी किसी चीज को आप फ्रीज करते हैं, गोश्त नहीं कोई भी चीज, तो उसकी गजाइत भी कम हो जाती है और उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फिर जो गोश्त है वो जब डी फ्रीज होता है और उसके अंदर बात फुली वो जो इन्फेक्टेड नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं और जब हम खाते हैं और पूरी तरह कुक ना हो तो वो तो फिर हमारे लिए डायरिया और फिर जितनी भी डिजीज है उसका बायस बनता है। अनकुक्ड, पुअर कुक्ड और जो है ना फ्रीज डी फ्रीज वाली जितनी भी डाइट्स होती हैं वो जो है ना वो इन्फेक्शियस भी होती हैं और फिर जो है ना सेहत के लिए ठीक भी नहीं। ठीक है, तो वैसे कितने अरसे में इस गोश्त को फिर खत्म कर देना चाहिए कुर्बानी के बाद? देखिए, बेस्ट तो यही है कि जितनी जल्दी हम खत्म कर दें, 1-2-3 दिन के अंदर। उसके बाद लोगों को देखना चाहिए कि जितनी उसकी सलाहियत है बस 2-3 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लें। जितनी फ्रेश चीज होगी वो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि खास तौर पर जब भी इस तरह के खाने बनाए जाते हैं तो उनके साथ कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ नान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नान वाला जो एक एलिमेंट है वो फिर कितना खतरनाक होता है? अच्छा, इसमें यही है ना कि नान और गोश्त और ये सारी चीजें, जितनी भी प्रोटीन डाइट है और फिर जो नान है जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे हम मीठा सोडा कहते हैं, वो डली होती है, ये सारी की सारी कब्ज भी करती है ना। तो एक तो मैदे का इश्यू होता है, फिर साथ कब्ज हो जाती है। जब कब्ज होती है तो कुछ लोग जो है ना हम हेमराइड जो बवासीर है उसके साथ भी आते हैं, जिनकी पहले थोड़े बहुत हेमराइड्स होते हैं वो उससे ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। तो नान कोल्ड ड्रिंक्स और जो हमारा मीट है जी, फिर चाय है, ये सारी की सारी चीजें जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट में लेते हैं या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो ये मैदे के अंदर और अंतड़ियों के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको बढ़ा देती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजम्मिल असलम हमारे साथ इन काउंट थे। और यही हम सजेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो कुर्बानी का गोश्त लोगों ने फ्रीज करके रखा हुआ है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और जिन लोगों की तबीयत ख़राब है वो हॉस्पिटल्स का ही रुख करें, क्योंकि हम देखते हैं कि बारहा लोग घरों पर ही रहते हैं, कुछ टोटके इस्तेमाल करते हैं और फिर इस तरह जो उनके पेट के अमराज हैं वो मज़ीद बढ़ते जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है, माहौलियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इस वक्त पाकिस्तान को ही उसका सामना करना पड़ रहा है। अब ये इंकशाफ हुआ है कि एशिया की खूबसूरत तरीन झील सैफुल मलूक का जो वजूद है वो भी ख़तरे में पड़ गया है। हर साल नारान आने वाले जो लाखों सयाह है वो सिर्फ झील सैफुल मलूक को ही देखने आते हैं, जिसके नज़ारे अप्रैल से अगस्त तक मुसलसल बदलते रहते हैं। तहाँ मौसमी तग़य्युरात और तेज़ बारिशों के ज़रिए आने वाले जो पहाड़ी मलबे हैं उसकी वजह से अब जो झील का कुतर है वो तेज़ी से कम हो रहा है। सैलाब के बायस बार बार मिट्टी पहाड़ों से नीचे आ रही है और इसके साथ पत्थर भी मौजूद हैं, जिससे झील अब भरती जा रही है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो माहिरीन ये बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो फिर 2 साल या 3 साल में इसकी भराई हो जाएगी। हुकूमत को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सयाह बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए बिज़नेस का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। फिर शदीद जब बारिशें होती हैं उसके दौरान झील के पानी के जो ओवरफ्लो से नारान बाज़ार को नुकसान पहुँचने का भी अंदेशा है। सदियों से कायम झील सैफुल मलूक नायाब पाकिस्तानी ट्राउट की कुदरती अफजाइश गाह भी है, जिसका मुनफरिद जायका अपनी मिसाल आप है। यहाँ से नीचे जाने वाला जो पानी है वो ट्राउट के हज़ारों बच्चों को दरियाए कुनहार में पहुँचा देता है। झील सैफुल मलूक वादी नारान में 10,500 फीट से ज़ायद की बुलंदी पर वाक़ है और हर साल हम देखते हैं कि जो हज़ारों लोग हैं वो नारान से या तो जीप का सफ़र करते हैं और कुछ टूरिस्ट ऐसे भी हैं जिनको शौक़ है बहुत ज़्यादा हाइकिंग का, तो वो पैदल चलते हैं और इस मकाम तक पहुँचते हैं। तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में सयाह झील सैफुल मलूक को देखने के लिए आते हैं। एशिया की सबसे खूबसूरत तरीन झील है और इस हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि टूरिज़म पाकिस्तान में अच्छी है। पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत सी ऐसी खूबसूरती है, तो उसको बरकरार रखने के लिए जो हुकूमती काविशें हैं वो भी अब नज़र आनी चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, डोंट गो अवे वारिस बेग के साहबजादे गुलकार अम्मार बेग का ये नया गाना है जो कि हमने आपको सुनाया। दुनिया भर में ईद के मौके पर रिलीज़ भी कर दिया गया है और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है इस गाने का। अम्मार बेग का जो नया गाना है इसकी वीडियो हॉलीवुड में बनाई गई है और जिस तरह से इसको फिल्माया गया है बहुत डिफरेंट है, गाना भी बहुत डिफरेंट है, उसको बड़ी पजीराई भी मिल रही है और इस गाने को
अम्मार ने खुद कंपोज किया है, खुद ही लिखा है। इससे कबल भी वो मौसीकी की तालीम हासिल करने अमेरिका भी रहे हैं, बरतानिया भी रहे हैं, और जो मशरकी और मगरबी मौसीकी है उसमें कमाल हासिल किया है। तो अम्मार बेग ने अपनी गायकी की इब्तदा जो की थी वो फरीदा खानम की गाई हुई सुपरहिट गज़ल आज जाने की ज़िद ना करो, ऐसी बातें किया ना करो से किया था, जो कि एक बहुत ही शायद उनके लिए मुश्किल टास्क होगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अम्मार, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। और गाने के लिए पहले तो बहुत आपको मुबारकबाद, बड़ा अच्छा आपने गाना बनाया, थैंक यू। जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो आपने आगाज़ किया जिस गज़ल से किया, वो इतना आपने मुश्किल डिसीजन क्यों लिया? मुश्किल डिसीजन मेरे लिए इट वाज एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए। आज जाने की जिद ना करो, ऐसी बातें किया ना करो। मैं जब ये सुनता था मैंने इसके बहुत डिफरेंट वर्जन्स सुने थे और मुझे ऐसे फील आती थी कि हर सिंगर ने अगर इवन अक्रॉस द बॉर्डर जिसने भी परफॉर्म किया है उसमें बड़ी सैड सी फीलिंग मुझे नजर आती थी। इवन दो आई पर्सनली बिलीव कि इस गाने में सैड फीलिंग नहीं है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, यूं ही पहलू में बैठे रहो ठीक जाने की जिद ना करो। तो उसको मैंने रोमांटिसाइज करके इसकी एक अपना वर्जन बनाया था। फिर उसके बाद उसको बड़ा मज़ेदार शूट किया अदनान कंधार के साथ। वी वेंट टू नारायण का खान। मेरा फिर ये भी गोल था कि पाकिस्तान की खूबसूरत लोकेशंस दिखाई जाए उसमें। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है उसका भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अच्छा, बॉर्डर पार की आपने जिस तरह से बात की है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है, प्लेबैक सिंगिंग में बड़ा अच्छा नाम आप कमाएंगे इंशाल्लाह, हमारी ये दुआ भी है। थैंक यू। तो वहाँ से कोई ऑफर्स आने का सिलसिला शुरू हुआ? जो भी हमने आपका गाना सुना है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं बचपन में गया था अपने डैड के साथ, इंडिया गया था और मैंने वहाँ पे बहुत गाया, बहुत डिफरेंट सेलिब्रिटीज़, सुष्मिता सेन, ऋतिक रोशन, इन सब से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली यू नो अभी पाकिस्तान और इस तरह हमारे हालात मसाइल हैं अच्छे नहीं है, बट एज सून एज दे ओपन आई वुड लव टू गो। ठीक है, यस। तो इस गाने की जर्नी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से ये प्लान हुआ आपका जो सिंगल गाना भी आया है, और बाहर से जो अब तालीम हासिल कर रहे हैं म्यूज़िक की, हालांकि आपके अपने घर में आपके वालिद मोहतरम मौजूद हैं, ठीक है कि बाहर भी जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस है, डिफरेंस क्या है? मैंने पहले कवर्स तो किए। मेरा एक आइडिया था कि अगर मैं कवर भी करता हूँ तो इट शुड साउंड लाइक माई सॉन्ग, मेरी उसमें वो एक नज़र आनी चाहिए। ठीक है, स्टाइल और जैसा भी है। बट इवेंचुअली एक्सपीरियंस करते करते नाउ दिस इज़ माई फर्स्ट ओरिजिनल। इसको खुद प्रोड्यूस किया, इसको खुद इसका साउंड, म्यूज़िक, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डन इट माई सेल्फ। और इसको शूट भी वहाँ पे किया अमेरिका में। तो बड़ा एक खूबसूरत और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। बाहर म्यूज़िक सीखने वाला जो था, आई पर्सनली बिलीव कि आप कोई भी काम करो, वेदर अगर आपको गाड़ियाँ पसंद है, इफ़ यू लाइक इंजीनियरिंग, इफ़ यू लाइक म्यूज़िक, एक्सप्लोर, यू शुड ऑलवेज एक्सप्लोर, यू शुड ऑलवेज लर्न। और मैं एज अ शौक नहीं करता हूँ, आई लव म्यूज़िक, आई एम ऑलवेज लर्निंग म्यूज़िक। ठीक है, तो बाहर मैंने वो सीखा जब वो तो आपके गाने में हमें दिख भी रहा है। जी, थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कंपोज किया, उसको लिखा भी खुद है। जी, तो हमें ये बताएं कि अपने वालिद मोहतरम से आपने कितनी इंस्पिरेशन ली, उनसे कितनी मदद ली, वो कितने हेल्पफुल रहते हैं आपके साथ? मेरी सारी इंस्पिरेशन और मदद उनसे ही है। ठीक है, मैं जो भी प्रोड्यूस करता हूँ उनके साथ मेरी डिस्कशन होती है हर चीज़ के ऊपर, मेलोडी के ऊपर, ठीक है, लिरिक्स के ऊपर। ऑफ कोर्स यू नो इट्स सच अ ब्लेसिंग, ही इज़ अ लेजेंड एंड आई हैपन टू बी हिज सन। तो जब उनके साथ मैं बैठता हूँ वो एक सेशन कुछ और ही होता है। तो मेरे उनके साथ एक चीज़ मेरी उनके साथ चलती है, बट वो मुझे ये कहते हैं बेटा जंग आपने अपनी खुद लड़नी है। आई कैन टेल यू द मैक्सिमम, मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, बट मैं आपको उठा के एक जगह पे प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, सो यू हैव टू पे योर ओन ड्यूज, अपने तौर पर करना। ठीक है जी, आपसे लाइव हम सुनना चाहेंगे गाना। आई वुड लव टू जी। तो दिस इज डोंट गो अवे, अकूस्टिक वर्जन लाइव फॉर यू। ठीक, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं कि जब लोग लाइव गाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं गा पाते। अभी मैंने जब हमने वीडियो भी प्ले की है तो मुझे वो सेम साउंड एक्सपीरियंस हुआ है जो कि वीडियो में भी था। तो लाइव में बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी रियाजत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही, आई एम ग्लैड आपको ऐसे फील हो रहा है।
और अक्सर मुझे लोग यही पूछते हैं कि हाउ, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मेरी टीम भी मुझे कह रही है कि वाकई में उन्होंने लाइव बहुत ऐसे ही गाया जैसे ओरिजिनल सॉन्ग वीडियो में है। थैंक यू सो मच अगेन, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और मेरा पर्सनल बिलीव यही है कि जो एक्चुअल सिंगिंग है वो ये है इन पर्सन, जिस तरह हम लाइव सुनते हैं स्टेज पे। क्योंकि बहुत सी चीजें सुनते हैं कि ऑटो ट्यून आ गए हैं, ऑटो मिक्सर आ गए, इस तरह की बहुत सी चीजें आ गई हैं। बिल्कुल, अब तो आपको जिस तरह पता है टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ एक्टर्स वो भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी लाइफ में सिंगिंग नहीं की थी, अब वो भी अपनी आवाज़ को फ्लेक्स ट्यून करके अपना टोन चेंज कर सकते हो। और अब जिस तरह नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आई है, ठीक है, जो सिंगर्स चल भी गए हैं, दुनिया से भी चले गए हैं, उनकी भी अब आवाज़ के ऊपर डिफरेंट गानों की वर्जन्स आ रहे हैं। शॉर्ट कमेंट में आपका चाहूँगा, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स, आई हैव, दिस इज़ माई फर्स्ट ओरिजिनल, इसके बाद I have another one coming out, वो पंजाबी नंबर है, उसको इंशाल्लाह within a month or two I will release। ठीक है। और उसके बाद एक और बहुत मज़ेदार सरप्राइज है। तो इसका ओवरऑल रिस्पांस आपने कैसा देखा? हमें तो जो रिस्पांस मिला वो तो बड़ा अच्छा हमने देखा, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इट्स अ वेरी डिफरेंट म्यूजिक वीडियो। मुझे जिसने भी कंग्रेचुलेट किया है उनको प्रोडक्शन बहुत अच्छी लगी, एक अनोखा डिफरेंट काम लग रहा है सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा रिस्पांस सो फार आ रहा है। चलें जी, बेस्ट विशेस हैं आपकी। बेग हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।